अल्बर्ट हेनरी डी सलुओ 3 सितंबर 1931 को चेल्सी, मैसाचुसेट्स में पैदा हुए। 5 बहन भाइयों में से एक, डी सलुओ की परवरिश सख्त थी। उसके वालिद एक शराबी थे जिन्होंने अपनी मुंह को जिस्मानी तौर पर बदसलूकी की, और जेराल्ड फ्रैंक की 1966 की किताब दी बोस्टन स्ट्रैंगलर के मुताबिक कभी कभी डी सलुओ और इसके बहन भाई। किताब के हवाले से ए और ए ट्रू क्राइम मजमून के मुताबिक, डिसेल्वो ने कहा, उसने मुझे एक बार पीठ से एक पाइप से मारा। मैं इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। वो लड़का जिसने 6 साल की उम्र में दुकान उठाना सीखा, एक मुजरिम बन गया और छोटे जुराइम और तशद्दुद की वजह से जेल के अंदर और बाहर वक्त गुजारा। इसने रिफॉर्म स्कूल में भी तालीम हासिल की। डी सलुओ ने अमरीकी फौज में शमूलियत इख्तियार की और यूरोप में फौजियों में मिडल वेट बॉक्सिंग चैंपियन बन गए। जर्मनी के दौरे के दौरान इसकी मुलाकात जर्मनी की एक लड़की अरमगार्ड बेक से हुई। जोड़े ने शादी की और अमेरिका वापस आ गए। वो मामूली जिंदगी गुजारते थे और अरमगार्ड के जिस्मानी मजदूरी के साथ बेटी को जन्म देने के बावजूद खानदान खुद को संभालने में कामयाब रहा। अरमगार्ड को इस बात का इल्म था कि डी सलुओ को बहुत ज्यादा लिबिडो है और उसने मजदूरी के साथ दूसरा बच्चा पैदा होने के खौफ से जमा से बचने की कोशिश की। ताहम उनका दूसरा बच्चा एक सेहतमंद लड़का था और डी सलुओ एक बाज़मीर खानदानी आदमी बनता दिखाई दिया, जिसे साथियों और इसके बास ने पसंद किया और उनकी तारीफ की। वो एक इश्तियाल अंगेज शेखी बाज के तौर पर भी जाना जाता था, जिसकी वजह से शायद पुलिस बाद में इसके स्ट्रैंगलर होने के दमों को मानने पर मजबूर हो गई। ताहम उस वक्त तक जब वो 29 साल का था, डी सलुओ के पास टूटने और दाखिल होने की तारीफ थी। इसने झंकने वाले टाम के फरार होने का एक अजीब वाओ गरीब सिलसिला भी शुरू किया था, जहां वो खवातीन के दरवाजे खटखटाता था, दिखावा करता था कि वो एक मॉडल स्काउट है और खुशकिस्मती से अंदर आने की सूरत में खुशकिस्मत औरत की पैमाइश करने के लिए आगे बढ़ता है। डी सलुओ, जिसने उर्फियत हासिल की मेजरिंग मैन, ने जिनसी तौर पर मबनी जुराइम के लिए 18 माह जेल में गुजारे। जब इसे कैद नहीं किया गया था, डी सलुओ ने एक हैंडमैन और फैक्ट्री वर्कर के तौर पर काम किया। जून 1962 और जनवरी 1964 के दरमियान बोस्टन के इलाके में बहीमाना कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ। तमाम 13 मुतासरीन खवातीन थीं और 2 के अलावा बाकी सब का गला घूंट दिया गया था। इसके मुताबिक बोस्टन स्ट्रैंगलर को बाज़ औक़ात सिर्फ 11 कत्ल का जिम्मेदार समझा जाता है। बोस्टन के कत्ल का इल्जाम एक अकेले सोशीपेथ पर लगाया गया, जिसे मीडिया ने दी फैंटम फ्रेंड का नाम दिया, और इस मामले को अब भी तनाज़ा ने घेर रखा है। सीरियल कलम की तारीखों में उन मखसूस कत्लों को जो चीज़ नुमाइंद करती है वो ये है कि मुतासरीन में से बहुत से बालिग या बूढ़े थे। बुढ़ापे, तन्हाई और कमजोरी का इम्तिजाज वाक़यात की सफ़ाकी और अलमिये को मजीद बढ़ाता है। बोस्टन के कत्ल के लिए असल में किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया, जुज़वी तौर पर जिस्मानी सबूत की कमी की वजह से। लेकिन डी सलुओ कम अज कम ज्यादातर अवाम की तरफ से इसका जिम्मेदार आदमी समझा जाता है। पहले 4 मुतासरीन, अना सलीर्स, मेरी मूलिन, नैना निकोलस और हेलन ब्लैक। एना सलीर्स एक 55 साला सेमसिस्टरीस और चर्च जाने वाली दीनदार, 14 जून 1962 की शाम को कत्ल होने वाली पहली शिकार थी। वो बोस्टन के 77 गैनज़बरू सेंट में एंटू के एक मामूली मकान में अकेली रहती थी। इसका बेटा जेवरीस उसे यादगारी खिदमत के लिए लेने आया था। जब उसने बाथरूम में इसकी लाश को इसकी गर्दन में डोरी के साथ कमान में बंधा हुआ पाया तो जूरीस ने समझा कि इसने खुदकुशी कर ली है। कत्ल आम के जासूसों जेम्स मेलन और जॉन डरेस्कुल ने सलीर्स को एक फुहशा हालत में पाया, अरिया और वक़ार से महरूम। इसे जिनसी ज़ियादती का निशाना बनाया गया था। अपार्टमेंट ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तोड़ फोड़ की गई हो। सलीर्स का परस और सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। डकैती की वारदात मालूम होने के बावजूद सोने की घड़ी और जेवरात के टुकड़े पीछे रह गए। पुलिस ने इस मफरूगा पर फैसला किया कि ये चोरी है। सिर्फ 3 हफ्ते बाद 28 जून 1962 को 85 साला मेरी मूलिन भी अपने घर में कत्ल शुदा पाई गई। पोस्टमार्टम में बताया गया कि मूलिन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 2 दिन बाद बोस्टन के ब्राइटन इलाके से 68 साला नैना निकोलस की लाश
भी बरामद हुई। एक बार फिर ये कीमती चांदी के बावजूद एक चोरी दिखाई देती है जो उचित दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि जासूसों को लौटमार का कोई मतलब नहीं था। निकोलस को भी कपड़े उतारने की हालत में पाया गया। इसकी टांगें खली हुई थीं और इसके स्टॉकिंग टापस एक कमान में बंधे हुए थे। फिर उसी दिन बोस्टन से चंद मील शुमाल में लिन के मुजाफाती इलाके में एक दूसरी लाश दरियाफ्त हुई। हेलन ब्लैक एक 65 साला तलाक याफ्ता थी और इसका कत्ल ज्यादा भयानक था। उसे अपने जिनसी आज़ा पर जख्म आए थे। एक बार फिर कमान का ट्रेडमार्क वाज़ेह था। इस बार इसकी चोली को उसके गले में बांधकर बनाया गया था। पिछले जुराइम की तरह ये मंजर भी चोरी का दिखाई दिया। इस वहशियाना कत्ल के बाद ये वाज़ेह था कि बोस्टन इसके दरमियान एक सीरियल किलर था। पुलिस कमिश्नर एडमंड मैकनामारा ने सूरत-ए-हाल की संगीनी की वजह से पुलिस की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी और मीडिया के जरिए बोस्टन की खवातीन आबादी को वार्निंग जारी कर दी गई। खवातीन को अपने दरवाजे बंद करने और अजनबियों से मुहतात रहने का मशवरा दिया गया। पुलिस की प्रोफाइलिंग ने पहले ही फैसला कर लिया था कि तमाम इम्कान में वो एक साइकोपैथ की तलाश में हैं, जिसकी बड़ी उम्र की औरतों से नफरत दरअसल उसकी मुंह के साथ उसके अपने ताल्लुकात से मुंसलिक हो सकती है। मैकनामारा के खौफ को महसूस होने में ज्यादा देर नहीं गुजरी। अगस्त 19 को बोस्टन के वेस्ट एंड के साथ गुरुओ गार्डन में 5वां वहशियाना कत्ल हुआ। मकतूल 75 साला बेवा आइडा अरगा थी। इसका गला घूंट दिया गया था और वो फर्श पर अपनी पीठ पर ब्राउन नाइट ड्रेस पहने हुए थी, जिसे फाड़कर उसके जिस्म को बेनकाब किया गया था। इसकी टांगें अलग थीं और 2 करसीम पर आराम कर रही थीं और इसके कॉलम के नीचे एक किशन रखा हुआ था। एक बार फिर जबरदस्ती दाखिले का कोई निशान नहीं था। 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद जीन सलीवन की लाश 435 कोलंबिया आरडी में पिछले शिकार से ज्यादा दूर नहीं मिली। डोरचेस्टर में 65 साला नर्स को एक हफ्ता कबल कत्ल किया गया था और वो बाथरूम में मुर्दा पाई गई थी। इसका गला उसके अपने ही नालून से हुआ था। कम उम्र मुतासिरीन। पूरे बोस्टन में दहशत फैल गई क्योंकि शहर में एक और हमले का खदशा था, लेकिन स्ट्रेंगलर के दोबारा हमले से 3 माह पहले ही इस बार मकतूल नौजवान था। सोफी क्लार्क एक 21 साला सियाह फाम तालिब इल्म थी, जो अपनी हिफाजत का बहुत ख्याल रखती थी और शाज़ नादिर ही इसकी तारीख होती थी। इसकी लाश 5 दिसंबर 1962 को पहली शिकार सलीसर से चंद बुलाकस के फासले पर मिली। क्लार्क अरिय पाया गया था और इसके साथ जिनसी जियादती की गई थी। इसका गला इसकी अपनी जुराबों से हुआ था और हुक्काम ने पहली बार मनी दरियाफ्त की थी। किसी ना किसी तरह सोफी की एहतियात के बावजूद उसने कातिल को अभी तक जाने दिया था। अगरचे क्लार्क दूसरे मुतासिरीन की तरह एक ही प्रोफाइल में फिट नहीं था, पुलिस को यकीन था कि ये उसे कातिल का काम था। मजीद बरंग इस बार इन्हें कातिल की मुमकिना शनाख्त के हवाले से बरतरी हासिल थी। एक खातून पड़ोसी ने पुलिस को मतला किया कि एक शख्स ने इसका दरवाजा खटखटाया और इसरार किया कि उसे इसके अपार्टमेंट को पेनेट करने के लिए भेजा गया है। आखिरकार वो चला गया जब उसने उसे बताया कि उसका शौहर अगले कमरे में सो रहा है। 3 हफ्ते बाद एक और नौजवान औरत की जिंदगी अलमनाक तौर पर खत्म हुई। पैट्रेसी बसीट 23 हामिला थी जब वो उस इलाके के करीब अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई जहां सलीर्स और क्लार्क रहते थे। बसीट को उसके बास ने उस वक्त दरियाफ्त किया जब वो काम पर नहीं आई थी। इसकी लाश चादरों से ढकी हुई इसके बिस्तर पर पड़ी थी और उसके साथ जिनसी जियादती की गई थी और इसकी अपनी जुराबों से गला घूंट दिया गया था। जबकि ऐसा लगता है कि शहर कई महीनों तक एक और हमले से बच गया था। पुलिस ने शिद्दत से उन खवातीन और लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक तलाश करने की कोशिश की जिन्हें वो जानते थे। बोस्टन पुलिस की फाइलों पर हर जिनसी मुजरिम का इंटरव्यू और जांच पड़ताल की गई, फिर भी कुछ सामने नहीं आया। कुछ ही देर में कत्ल का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस बार 68 साला मेरी ब्राउन की लाश मार्च 1963 में शहर से 25 मील शुमाल में गला घूंटकर और जियादती के बाद मिली। 2 माह बाद 10वीं मकतूला बेवरली सामंस मिली। 23 साला ग्रेजुएट ने 8 मई 1963 को अपने कत्ल के दिन को और प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। सामान को उसके स्कार्फ के साथ इसके हाथ कमर के पीछे बंधे हुए पाए गए। इसके गले में एक नालून का जखीरा और 2 रुमाल बंधे हुए थे। अजीब बात है,
कि इसके मुंह पर कपड़े के टुकड़े ने दूसरा कपड़ा छुपा दिया जो उसके मुंह में भरा हुआ था। इसकी गर्दन पर छुरियों के 4 जख्म ने गालिबन गला घुंटने की बजाय इसकी जान ले ली थी। समान के जिस्म पर मजीद 22 वार के जख्म थे। 18 इसकी दाएं छाती पर बेल की ईंट की शक्ल में थे। इसकी असमत दरी की गई थी, लेकिन मनी का कोई सबूत नहीं था। ख्याल था कि गाने की वजह से इसके गले के पट्टे मजबूत होने की वजह से कातिल को गला घुंटने की बजाय इसे छरा घोंपना पड़ा। पुलिस जो अब मायूस हो चुकी थी, यहाँ तक कि दावेदार की मदद ली। उसने कातिल को जहनी मरीज करार दिया जो बोस्टन स्टेट अस्पताल से उन दिनों फरार हो गया था जब ये कत्ल हुए थे। ताहम ये जल्द ही रियायती थी जब एक और कत्ल का इर्तिकाब किया गया था। आखिरी मुतासिरीन 8 सितंबर 1963 को सैलम एवलिन कोरबन में जवानी में नजर आने वाली 58 साला तलाक याफ्ता खातून ताज़ा तरीन शिकार बनी। कोरबन अरियो और इसके बिस्तर पर मुंह उठाकर पाया गया था। इसका जेर जामा इसके मुंह में भरा हुआ था और लिपसटक के दाखम और इसके मुंह में एक बार फिर मनी के निशानात थे। कोरबन के अपार्टमेंट को भी उसी अंदाज में तोड़ा गया था। नवंबर 25 को शहर के लारनस सेक्शन में वाक़ई उसके अपार्टमेंट में 23 साला सनती डिजाइनर जॉन गराफ को जियादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इसके हमला आवर की मुतअद्दिद वजाहतें इस आदमी से मिलती हैं जिसने कलारक के पड़ोसी के फ्लैट को पेनेट करने को कहा था। तफसील में गहरे सब सलेक्स, गहरे कमीज और जैकेट पहने हुए एक आदमी की तफसील है। 4 जनवरी 1964 को एक इंतहाई लर्जा खेज कत्ल का पता चला जब 2 खवातीन अपने रूम मेट की लाश के पास आईं। मरियम सलीवान मुर्दा हालत में अपने बिस्तर पर बैठी पाई गई। इसकी पीठ हेडबोर्ड के खिलाफ थी। 19 साला नौजवान का गला सियाह जखीरा के साथ किया गया था। इसे झाड़ू के हैंडल से जिनसी जियादती का निशाना बनाया गया था। इस फहाशी को इस हकीकत से और भी परेशान किन बना दिया गया कि इसके पाँव के दरमियान हैप्पी न्यू ईयर कार्ड पड़ा था। कातिल के वही निशानात वाज़े थे। एक लूटा हुआ अपार्टमेंट, कुछ कीमती सामान ले लिया गया और मकतूल का अपने अंडरवियर या स्कार्फ से गला घूंट दिया गया जो कमानों में बंधे हुए थे। तहकीकात। शहर में खौफ व हरास फैल गया और सूरत हाल ने एक आला तफ्तीशकार को स्ट्रेंगलर की तलाश के लिए तैयार करने पर आमादा किया। मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एडवर्ड बुरूक, जो रियासत में कानून नाफिज करने वाले आला तरीन अफसर हैं, ने 17 जनवरी 1964 को सीरियल किलर को गिरफ्तार करने के लिए काम शुरू किया। मुल्क के वाहिद सियाह फाम अटॉर्नी जनरल बुरूक पर दबाव था कि वो कामयाब हो जाएं जहां दूसरे नाकाम हुए थे। बुरूक ने एक टास्क फोर्स की सरबराही की जिसमें बोस्टन स्ट्रेंगलर केस में मुस्तकिल अमले को तफवीज करना शामिल था। वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन बाटमली को लाया, जो खैर रिवायती होने की शोहरत रखते थे। बाटमली की फोर्स को मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस से हजारों सफ़हात के मवाद को छानना पड़ा। 1960 की दुहाई के अवाइल में पुलिस की प्रोफाइल निस्बतन नहीं थी, लेकिन वो इस चीज को लेकर आए जो उनके ख्याल में कातिल की मुमकिना तफसील थी। उसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो 30 के करीब है, साफ सुथरा और मुनज्जम, अपने हाथों से काम करता था और गालिबन वो अकेला था जिसे तलाक या अलहदगी हो सकती है। दरहकीकत कातिल पुलिस फोर्स के काम से नहीं बल्कि मौका से मिल गया। तोड़ने और दाखिल होने के जुर्म में जेल में जादू के बाद डी सलूओ ने मजीद संगीन जुराइम का इर्तिकाब किया। वो एक औरत के अपार्टमेंट में घुस गया था, उसे बिस्तर पर बांध दिया था और उस के गले पर छुरी रखकर इससे छेड़छाड़ करके भाग गया था। मुतासिरा ने पुलिस को एक अच्छी तफसील दी जो उसके साबिका जुराइम से इसके मुशाबहा खाके से मुमासिल थी। कुछ ही देर बाद डी सलूओ को गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्ती परेड से बाहर निकाले जाने के बाद डी सलूओ ने सैकड़ों अपार्टमेंट्स को लूटने और कुछ असमत दरी करने का इतराफ किया। 1965 में अपने मुकदमे की समाअत से पहले ब्रिजवाटर स्टेट अस्पताल में पुलिस की हिरासत में डी सलूओ ने बोस्टन स्ट्रेंगलर होने और तमाम 13 कत्ल करने का इतराफ किया। इसे एफ के नाम से एक वकील तफवीज किया गया था, ली बेली, जिसने बाद में ओ जे की नुमाइंदगी की। संपसन और माहिर नफ्सियात की तरफ से तशखीस। जब बेली ने डी सलूओ की बीवी को बताया कि इसके शौहर ने स्ट्रेंगलर होने का इतराफ किया है, तो वो इस पर यकीन नहीं कर सकी और मशवरा दिया कि वो ये काम खालिसतन अखबारात से अदायगी के लिए कर रहा है। ब्रिजवाटर में अपने जादू के
दौरान डी सलुओ ने एक और कैदी के साथ दोस्ती की, इगी के लिए कर रहा है। ब्रजवाटर में अपने जादू के दौरान डी सलुओ ने एक और कैदी के साथ दोस्ती की, एक ज़हीन लेकिन इंतहाई खतरनाक कातिल जॉर्ज नसर। दोनों ने बज़ाहिर इनाम की रकम तकसीम करने के लिए एक मुआहदा किया था जो कि स्ट्रेंगलर की शनाख्त के लिए मालूमात फराहम करने वाले हर फर्द तक जाएगा। डी सलुओ ने कबूल किया था कि वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा और चाहता है कि उसका खानदान माली तौर पर महफूज रहे। बेली ने यह दरियाफ्त करने के लिए डी सलुओ का इंटरव्यू किया कि आया वो वाकई बदनाम जमाना कातिल था। अटॉर्नी ये सुनकर हैरान रह गया कि डी सलुओ ने अपने मुतासिरीन के अपार्टमेंट्स के फर्नीचर तक नाकाबिल यकीन तफसील से कत्ल की वजाहत की। डी सलुओ ने ये सब काम किया था। इसका ख्याल था कि वो नफ्सियाती बोर्ड को कायल कर सकता है कि वो पागल है और फिर जिंदगी भर जेल में रहेगा। इस के बाद बेली अपनी कहानी लिख सकता था और अपने खानदान की कफालत के लिए बहुत ज़रूरी रकम कमा सकता था। अपनी 1971 की किताब दी डिफेंस नेवर रेस्ट्स में बेली बताते हैं कि ये कैसे था कि डी सलुओ पता लगाने से बचने में कामयाब रहा। डी सलुओ डॉक्टर जैकल थे। पुलिस मिस्टर हाइड की तलाश में थी। दूसरे दौरे के बाद और डी सलुओ को सुनने के बाद 75 साला एडा अरगा के कत्ल की संगीन तफसील बयान करते हुए बेली को यकीन हो गया कि इसका मोकल बोस्टन स्ट्रेंगलर था। जब उसने डी सलुओ से पूछा कि उसने इतनी उम्र के शिकार का इंतखाब क्यों किया, तो उस शख्स ने ठंडे दिल से जवाब दिया कि कशिश का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कई घंटों की पूछगछ के बाद और मुतासिरा अफराद ने किया पहना था या उनके अपार्टमेंट्स कैसा लगता था, इसकी तफसील में जाने के बाद बेली और पुलिस दोनों को यकीन हो गया कि कातिल उनके पास है। एक परेशान किन इंकिशाफ वो था जब डी सलुओ ने डेनमार्क की एक लड़की पर इस्कात शुदा हमले की वजाहत की। जब वो उसका गला घूंट रहा था तो इसने खुद को आईने में देखा। वो किया कर रहा था कि खौफनाक नज़ारे से घबराकर उसने उसे छोड़ दिया और इससे इल्तिजा की कि वो भागने से पहले पुलिस को ना बताए। ताहम जारी रहने के इतिराफ के अलावा पुलिस ने कभी भी इसके खिलाफ इल्जामात नहीं लगाए। 1965 में अपने मुकदमे की समाअत से पहले ब्रजवाटर स्टेट अस्पताल में पुलिस की हिरासत में डी सलुओ ने बोस्टन स्ट्रेंगलर होने और तमाम 13 कत्ल करने का इतिराफ किया। इसे एफ ली बेली के नाम से एक वकील तफवीज किया गया था, जिसने बाद में ओ जे संपसन और माहिर नफ्सियात की तरफ से तशखीस। जब बेली ने डी सलुओ की बीवी को बताया कि इसके शौहर ने स्ट्रेंगलर होने का इतिराफ किया है, तो वो इस पर यकीन नहीं कर सकी और मशवरा दिया कि वो ये काम खालिसतन अखबारात से अदायगी के लिए कर रहा है। ब्रजवाटर में अपने जादू के दौरान डी सलुओ ने एक और कैदी के साथ दोस्ती की, एक ज़हीन लेकिन इंतहाई खतरनाक कातिल जॉर्ज नसर। दोनों ने बज़ाहिर इनाम की रकम तकसीम करने के लिए एक मुआहदा किया था जो कि स्ट्रेंगलर की शनाख्त के लिए मालूमात फराहम करने वाले हर फर्द तक जाएगा। डी सलुओ ने कबूल किया था कि वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा और चाहता है कि उसका खानदान माली तौर पर महफूज रहे। बेली ने यह दरियाफ्त करने के लिए डी सलुओ का इंटरव्यू किया कि आया वो वाकई बदनाम जमाना कातिल था। अटॉर्नी ये सुनकर हैरान रह गया कि डी सलुओ ने अपने मुतासिरीन के अपार्टमेंट्स के फर्नीचर तक नाकाबिल यकीन तफसील से कत्ल की वजाहत की। डी सलुओ ने ये सब काम किया था। इसका ख्याल था कि वो नफ्सियाती बोर्ड को कायल कर सकता है कि वो पागल है और फिर जिंदगी भर जेल में रहेगा। इस के बाद बेली अपनी कहानी लिख सकता था और अपने खानदान की कफालत के लिए बहुत ज़रूरी रकम कमा सकता था। अपनी 1971 की किताब दी डिफेंस नेवर रेस्ट्स में बेली बताते हैं कि ये कैसे था कि डी सलुओ पता लगाने से बचने में कामयाब रहा। डी सलुओ डॉक्टर जैकल थे। पुलिस मिस्टर हाइड की तलाश में थी। दूसरे दौरे के बाद और डी सलुओ को सुनने के बाद 75 साला एडा इरगा के कत्ल के बारे में तफसील से बयान किया गया। बेली को यकीन हो गया कि इसका मोकल बोस्टन स्ट्रेंगलर था। जब उसने डी सलुओ से पूछा कि उसने इतनी उम्र के शिकार का इंतखाब क्यों किया, तो उस शख्स ने ठंडे दिल से जवाब दिया कि कशिश का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कई घंटों की पूछगछ के बाद और मुतासिरा अफराद ने किया पहना था या उनके अपार्टमेंट्स कैसा लगता था, इसकी तफसील में जाने के बाद बेली और पुलिस दोनों को यकीन हो गया कि कातिल उनके पास है।
ایک پریشان کن انکشاف وہ تھا جب ڈی سلوو نے ڈنمارک کی ایک لڑکی پر اسقاط شدہ حملے کو بیان کیا۔ جب وہ اس کا گلا گھونٹ رہا تھا تو اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ کیا کر رہا تھا کہ خوفناک نظارے سے گھبرا کر اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے التجا کی کہ وہ بھاگنے سے پہلے پولیس کو نہ بتائے۔ تاہم، جاری رہنے کے اعتراف کے علاوہ، پولیس نے کبھی بھی اس کے خلاف الزامات نہیں لگائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تاریخی اور حقیقی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید خوفناک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے سٹوری ٹائم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔